गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग करने वाले हैं 7th क्लास की हिस्ट्री को, जिसका जो चैप्टर नंबर 1 है। तो आज हम लोग इसको शॉर्ट्स नोट्स के रूप में देखेंगे। इससे पहले मैं जो बुक वाले चैप्टर को अपने वीडियोज़ में पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। आप लोग अगर पहले बुक वाले चैप्टर को पढ़िएगा, उसके बाद अगर शॉर्ट्स नोट्स को देखिएगा तो ये जो है ना ज़्यादा बेनिफिट करेगा आप लोगों को। आप लोगों को जैसा अच्छा लगे वैसे कीजिए, पर मेरे हिसाब से अगर पहले चैप्टर बुक वाला पढ़ लीजिएगा, उसके बाद शॉर्ट नोट्स पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। तो 1000 वर्षों के दौरान जो परिवर्तन हुए हैं उसका ही पड़ताल इस चैप्टर में करना है। तो इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली क्या क्या पढ़ना है तो उसको पहले सुन लेते हैं। इसमें हम लोग को हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग के बारे में पढ़ना है, किस प्रकार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ है। उसके बाद विदेशी शब्द का जो अर्थ क्या होता है उसको देख लेंगे। उसके बाद भूगोल वेता अल इद्रिसी कौन है, तो एक भूगोल वेता है, तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। फिर इतिहास जो है इतिहासकारों के जो है स्रोत किस प्रकार के हैं उसको देख लेंगे। उसके बाद एक वंश है राजपूत, तो राजपूत जो है किस प्रकार आया और उसका जो राजपूत का अर्थ क्या होता है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नए सामाजिक और राजनीतिक समूहों के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे नए और पुराने धर्म को देखेंगे। उसके बाद क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में देखेंगे। फिर हिंदू धर्म के बारे में देखेंगे और समय और इतिहास के कालखंडों का विचार देखेंगे। तो ये है 10 या 9-10 जो है टॉपिक है, इसको आज हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग। तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 13वीं सदी में मिन्हाजे सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो मिन्हाजे सिराज ने। इस नाम को याद रखिएगा कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो मिन्हाजे सिराज ने 13वीं सदी के दौरान किया। मैं बार बार इसलिए बातों को रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो देखने के दौरान ही चीज़ें जो है याद हो जाए, इसलिए मैं बार बार शब्दों को दोहराती हूँ। उसके बाद देखते हैं हिंदुस्तान शब्द से इनका तात्पर्य क्या था। मिन्हाजे सिराज ने जो हिंदुस्तान शब्द प्रयोग किया था, तो हिंदुस्तान शब्द से क्या तात्पर्य था, तो हिंदुस्तान शब्द का मतलब था इनका पंजाब क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र एवं गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। इसका क्या तात्पर्य था, हिंदुस्तान शब्द से क्या कहना चाहता था मिन्हाजे सिराज, तो कहना चाहता था कि पंजाब का जो पूरा क्षेत्र है वो हिंदुस्तान है, हरियाणा का जो पूरा क्षेत्र है वो भी हिंदुस्तान है एवं गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था हिंदुस्तान शब्द का तात्पर्य। तो हिंदुस्तान शब्द को 13वीं सदी में किसने कहा, तो मिन्हाजे सिराज ने। इसको याद रखना है। और इसका तात्पर्य क्या था, तो पंजाब का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र और गंगा यमुना का क्षेत्र। तो ट्रिक से याद रखिएगा, पंजाब जो है रिलेटेड किससे, हरियाणा, तो पंजाब और हरियाणा, उसके बाद गंगा यमुना के बीच में स्थित जो इलाकों से था। मिन्हाजे सिराज 13वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं आज हिंदुस्तान को हम आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। आज हम लोग हिंदुस्तान को किस रूप में जानते हैं कि वो जो है राष्ट्र है, राष्ट्र राज्य भारत के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उसके बाद देखते हैं और पॉइंट्स को। मिन्हाजे सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। जो दिल्ली के सुल्तान जो था उस टाइम, उसके अधिकार क्षेत्र में जो आता था, उसी के लिए मिन्हाजे सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का राजनीतिक अर्थ में इसका प्रयोग किया है, दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र के लिए। मिन्हाजे सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। तो 16वीं सदी के आरंभ में जो थे बाबर हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, और जो मिन्हाजे सिराज किया था वो 13वीं सदी में। इसको याद रखना है कि 13वीं सदी में मिन्हाजे सिराज ने जो है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। इससे तात्पर्य है पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाके। उसके बाद 16वीं सदी में कौन किया, तो 16वीं सदी में किया बाबर। 16वीं सदी में कौन किया, बाबर, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के। इसका अर्थ क्या होता है, हिंदुस्तान शब्द जो दिया बाबर, तो इसके अनुसार क्या था, तो भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया था। 13वीं सदी में तो मिन्हाजे सिराज ने किया कि पंजाब, हरियाणा एवं गंगा यमुना के बीच स्थित जो है इलाके जो है हिंदुस्तान है। और इसका 16वीं सदी में किसने किया, तो बाबर ने। तो बाबर के अनुसार क्या था हिंदुस्तान शब्द, तो भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट में है एक नोट
क्या है, हिंदुस्तान शब्द दक्षिण भारत के समावेश में कभी नहीं हुआ। हिंदुस्तान जो शब्द है दक्षिण भारत के समावेश में इसका यूज कभी नहीं हुआ। उसके बाद क्या है, विदेशी शब्द का जो अर्थ, विदेशी मतलब क्या होता है, तो विदेशी शब्द का अर्थ क्या होता है, किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति, किसी भी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति को क्या कहा जाता था इस काल में, तो इस काल में विदेशी कहा जाता था। याद रखना है, जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो वह विदेशी कहलाता था। तो किसी गाँव में जो है कोई अनजान व्यक्ति आता है और वह व्यक्ति जो है समाज या संस्कृति का अंग नहीं है, उस समाज का या उस संस्कृति का अंग नहीं है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है विदेशी। उसके बाद देखते हैं हम लोग, ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, तो परदेशी, और फारसी में कहा जाता है अजनबी। तो विदेशी शब्द का अर्थ क्या होता है कि एक ही लाइन याद रखना है बेसिकली, कि विदेशी शब्द का अर्थ क्या होता है, अनजान व्यक्ति, जो उस समाज का ना हो और उस समाज का जो संस्कृति का अंग ना हो वह विदेशी है। तो अनजान व्यक्ति को इस काल में क्या कहा जाता था, तो विदेशी कहा जाता था। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भूगोलवेत्ता अल इदरीसी के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। भूगोलवेत्ता अल इदरीसी 12वीं सदी में इसने दुनिया का एक नक्शा बनाया। 12वीं सदी के दौरान इन्होंने जो है दुनिया का एक नक्शा बनाया, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समूह तक दिखाया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप को किस प्रकार दिखाया गया है, तो भूमि से समुद्र तक, भूमि से समुद्र तक। तो अल इदरीसी महोदय ने क्या कौन सा काम किया, तो अल इदरीसी जो महोदय है वो एक भूगोलवेत्ता है। पहले तो ये याद रखना है कि अल इदरीसी जो है एक भूगोलवेत्ता है, और इन्होंने 12वीं सदी में इसने दुनिया का एक नक्शा बनाया, दुनिया का जो एक नक्शा बनाया। उस टाइम बहुत ही कठिन था नक्शा बनाना, तो इसका जो फोटो है एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, आप लोग उसको चाहे तो देख सकते हैं। 12वीं सदी में जो है एक नक्शा बनाया, किसने, अल इदरीसी ने, और वह जो है भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समूह तक दिखाया गया। और ये कब बनाया था, तो 1154 में बनाया गया था। तो ये डेट जो है बुक में दिया गया है, आप लोग हो सके तो इसको याद रखिएगा कि 1154 में बनाया भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने दुनिया का एक नक्शा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इतिहासकारों का स्रोत। तो किस प्रकार इतिहासकार अपना स्रोत खोजते थे, तो क्या क्या इनका स्रोत था, तो देखते हैं। इतिहासकार के स्रोत सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य मतलब होता है भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते थे। इतिहासकारों का क्या क्या स्रोत था, तो सिक्का था, शिलालेख था, स्थापत्य मतलब भवन निर्माण की कला जो थी, तथा लिखित सामग्री, यह सब क्या था, इतिहासकारों का स्रोत था। उसके बाद नोट में एक चीज़ बताया गया है कि नस्तलिक लिपि मतलब क्या होता है, बाईं ओर से दाईं ओर लिखना। बाईं ओर से दाईं ओर लिखना क्या है, हम लोग बेसिकली क्या लिखते हैं, दाईं ओर से बाईं ओर लिखते हैं, दाईं ओर से बाईं ओर लिखते हैं। पर नस्तलिक लिपि में क्या था कि बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता था, और सिक्कस्त लिपि में दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता था। तो इसको याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि नस्तलिक लिपि मतलब क्या होता है, बाईं ओर से दाईं ओर नस्तलिक लिपि होता है। नस्तलिक लिपि बाईं ओर से दाईं ओर। उसके बाद सिक्कस्त लिपि है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, तो इसको याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में। तो नए सामाजिक और राजनीतिक समूह किस प्रकार है, तो इस काल में 700 से 1750, इस काल में जो है, काल का क्या तिथि है, तो 700 से 1750 तक जो है अलग अलग परिवर्तन हुए। प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में अग्नेय शास्त्र बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल होने लगा था। उसके बाद देखते हैं इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। तो एनसीईआरटी में दिया गया है, जिसको मैं चैप्टर पढ़ाते टाइम बोली भी थी कि इसको याद रखना। तो इस उपमहाद्वीप में नई तरह की खान पान क्या क्या आई, तो आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। तो इसको याद रखना है कि इस उपमहाद्वीप में जो है किस प्रकार के खान पान में परिवर्तन आया, तो आलू आया, मक्का आया, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, इसको याद रखना है। उसके बाद हम लोग इसको किस तरह याद रखेंगे कि हम लोग सुबह उठ के पढ़ने बैठते हैं तो क्या पीते हैं, चाय या कॉफ़ी पीते हैं। उसके बाद जब नींद लग जाता है तो मिर्च ले लेते हैं, और आलू तो डेली बेस में स्टूडेंट खाता ही है, और एक है मक्का। तो इसको याद रखना है कि चाय, कॉफ़ी, मिर्च, आलू, मक्का। उसके बाद याद रखते हैं हम लोग क्या, राजपूतों को। तो राजपूतों के बारे में क्या बताया गया है, इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय जो था जिसका नाम राजपूत था। तो राजपूत का अर्थ क्या होता है, राजा का पुत्र। यह होता है राजपूत का अर्थ, राजा का पुत्र। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। तो 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम जो है योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। उसके बाद क्या हुआ, राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा
और सामंत वर्ग ही नहीं है आते थे। इसके जो अंतर्गत थे, राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं आते थे, वे सेनापति और सैनिक भी आते थे। क्या है कि इस राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा नहीं आता था, सामंत वर्ग ही केवल नहीं आता था, बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे जो अलग अलग शासकों की सेवारत करते थे। और इसके बाद देखते हैं हम लोग क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में। तो क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में क्या बताया गया है, इस काल में राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने, गयासुद्दीन का काल कितना था, 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया था। तो देखिए यहाँ पे फिर से प्रशस्ति आया। प्रशस्ति मतलब क्या होता है, प्रशंसा। प्रशंसा जो प्रशस्ति होती है कि राजा का प्रशस्ति है, इसका प्रशस्ति है, तो उसमें क्या लिखा जाता था, तो प्रशस्ति में राजा की प्रशंसा, गुण, वखान, यह सब किया जाता था प्रशस्ति। तो प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, ये किसी की तारीफ में, किसी की प्रशंसा में लिखा गया किताब, उसको ही क्या कहा जाता है, प्रशस्ति कहा जाता है। तो संस्कृत प्रशस्ति में गयासुद्दीन तुगलक को क्या बताया गया था, एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया था। और गयासुद्दीन बलबन का जो शासनकाल था 1266 से 1287 तक था। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरे पॉइंट को, जो पूर्व में गयासुद्दीन तुगलक जो है पूर्व में बंगाल जो गौड़ के नाम से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। इसका साम्राज्य था गयासुद्दीन बलबन का, तो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। तो इन सब चीज़ों को याद रखना है, सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नए और पुराने धर्म। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तित्व स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। तो सामूहिक मतलब या दैविक तत्व मतलब क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। किसी दैविक तत्व में सामाजिक आस्था यानी धर्म जो है प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होता था। उसके बाद देखते हैं जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन होते गए। हिंदू धर्म के बारे में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में दिया गया है। आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे। तो क्या क्या बदलाव हुए थे, इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं का पूजा करना, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण करना, और समाज में पुरोहितों को जो है ब्राह्मणों के रूप में देखना, और इसका बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता इत्यादि, यह सब परिवर्तन जो आया इसी काल में हिंदू धर्म में। उसके बाद देखते हैं समय और इतिहास के काल खंडों पर विचार। तो इसमें क्या बताया गया है, समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करते हैं। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे, यानी कि केवल घंटों, दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते थे। तो किस प्रकार देखते थे कि कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाता था, तो समय का अध्ययन जो है कुछ आसान हो जाता था। तो इस पॉइंट को जो है याद रखना है, पेडागोगी वाले प्रश्न में ये जो है पॉइंट पूछ सकता है। उसके बाद देखते हैं 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा है। तो ये है जो जनवरी वाले इसमें 2024 में जो एग्ज़ाम होता है सीटेट का, उसमें पूछा गया था। क्या पूछा गया था, तो अंग्रेज इतिहासकार के अनुसार भारत के इतिहास को कितने खंडों में बांटा गया है, तो 3 खंडों में, 3 युगों में बांटा गया है। तो नंबर 1 है हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। तो 3 खंडों में बांटा गया है अंग्रेज इतिहासकार के अनुसार। तो वो क्या क्या है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, क्योंकि उस टाइम जो था तो हिंदू जो जनसंख्या थी, बहुत बहुल जनसंख्या थी, मुस्लिम भी बहुत अधिक थे। उसके बाद किसका नंबर आता है, ब्रिटिश का। तो इसको याद रखना, इसको 3 भागों में बांटा है अंग्रेज इतिहासकारों ने। तो क्या क्या, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो ये सारे पॉइंट्स थे इस चैप्टर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सीटेट का जो एग्ज़ाम का डेट है वो क्या है, 15 दिसंबर। इसको बार बार मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि 15 दिसंबर के अंदर हम लोग को सब याद करना है। एसएसटी में जो है 40+ मार्क्स लाना है। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए और मेरे वीडियो को शेयर किया कीजिए। आप लोग शेयर करने से क्या होता है कि वीडियो दूसरे के पास पहुँचता है तो दूसरों की भी हेल्प होती है। यह पेपर जो है क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, तो सब एग्ज़ाम पास करें, ऐसा आप लोग मन में लेके चलिए कि सबका भला हो, सबको एग्ज़ाम पास करें। क्योंकि मैं जब तैयारी करती थी तो एसएसटी के लिए अपार कंटेंट है, तो उसको नहीं पढ़ना, बस आप लोग को हिंदी जो एनसीईआरटी पढ़ना है, उसका शॉर्ट नोट्स आपको देख लेना है और प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। तो आप लोगों का एसएसटी जो है 100% तैयार हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।